प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को समझने के पहले हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझना पड़ेगा, जिसमें हमने फिजिकल चेंज की क्या चीज़ें होती है। इसमें एक नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर लेवल पर, इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर लेवल पर। फिर केमिकल चेंज से कैसे केमिकल रिएक्शन कनेक्टेड है। केमिकल रिएक्शन की और एक रफ डेफिनेशन है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, जिसे हमें समझा एग्जाम्पल के थ्रू। हमने दो एक्टिविटीज़ भी देखी जिसमें हमने जाना कि केमिकल रिएक्शंस की क्या एग्जाम्पल्स होती है, क्या विशेषताएं होती। फिर हमने ये भी जाना कि केमिकल रिएक्शंस को चेक करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स की हमें हेल्प लेनी है। बाद में हमने ये जाना कि एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे वर्ड इक्वेशन की मदद लेते हैं, जिसमें हमने रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन के बारे में जाना। बाद में हमने जाना कि वर्ड इक्वेशन से कैसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वैसे बैलेंस होती नहीं है, हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए हमें किस लॉ की मदद लेनी है, किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, केमिस्ट्री के हिसाब से उसे किस तरह से अरेंज या कहा जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट शुड बी सेम। उसके बाद में हमने कन्वेंशंस और रूल्स पढ़े, ताकि केमिस्ट्री या साइंस पढ़ने वाले हर साइंटिस्ट को, हर रिसर्चर को एक में का वर्क समझ सके और वो उसे कैरी फॉरवर्ड कर सके। बाद में हमने वर्ड इक्वेशंस के बारे में भी जाना और एक वर्ड इक्वेशन को लेकर हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या वो बैलेंस है कि नहीं। ओके, सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। कल हमने ये इक्वेशन देखी थी और ये टेबुलर फॉर्म में हमने देखा था, क्योंकि इनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड में सेम है, तो हमने ये कंक्लूड किया था कि दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो लेट अस मूव अहेड। आज हम एक दूसरा केमिकल इक्वेशन देखते हैं जो कि कुछ इस प्रकार दिया है हमें। फेरस प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। पहले तो हमें ये जानना है कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने टेबल ड्रॉ किया था, हालांकि विथ प्रैक्टिस या विथ जस्ट बाय लुकिंग नाउ वी कैन टेल इट, हम देख के ही इसे बता सकते हैं। सो फेरस नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 3 है। सो पहले ही एटम में हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 3, 1 3 लाइक दिस। यहाँ पे 1 1 है इसलिए बैलेंस्ड है, पर यहाँ पे 1 3 है इसलिए अनबैलेंस्ड है। सिमिलरली आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 1 ही है और यहाँ 4 है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। सो फेरस और ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, देयरफॉर ये केमिकल रिएक्शन जो दी है वो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अभी हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये यही नहीं बल्कि मल्टीपल चैप्टर्स में काम आता है। जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो हमें यूजुअली केमिकल रिएक्शन और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। ऐसे में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन प्रीफर की जाती है। 11th-12th में भी इसका बहुत उपयोग है, इसलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप वाइज ब्रेक करते हैं और समझते हैं कि इसे बैलेंस्ड कैसे करना है। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है कि हमें बॉक्सेस ड्रॉ करना है। जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट है उनके अराउंड एक बॉक्स फॉर्म करना है। पहले बॉक्स फॉर्म कर लेते हैं। इसका क्या यूज़ है और ये हम क्यों कर रहे हैं ये आने वाले थोड़े वक्त में हमें पता चल जाएगा। स्टेप नंबर 1, जस्ट फॉर्म दी बॉक्सेस और राइट प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन बॉक्सेस।
स्टेप नंबर 2 वही है जो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में की थी कि हमें एक टेबल फॉर्म करना है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम एलिमेंट्स लिखेंगे। या फर्स्ट एलिमेंट फेरस है, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन। इधर भी फेरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है। अभी इनके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे और लिख लेंगे जो अब हमने अभी किए थे। फेरस के 1 है, यहाँ पे 3 है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 है। तो इस तरह हमारा ये टेबल फॉर्म हो गया है। टेबल को देख के हमें पता चल गया है कि फेरस और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स अनबैलेंस्ड है। ओके, सो ये आई होप ये फर्स्ट स्टेप और स्टेप नंबर 2 जो कि सेम ही है आपको समझ आए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन को आप ध्यान में रखिएगा। सो देखते हैं आगे कौन सी स्टेप है। स्टेप नंबर 3, हमें ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है या चाहे ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपाउंड सिलेक्ट करना है जो सबसे बड़ा हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे या प्रोडक्ट साइड में हो। उसे फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका मतलब कि हमें देखना है कि किसके नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 और 1 3 है, यहाँ पे 3 और 4 टोटल 7 है। तो डेफिनेटली ये कंपाउंड जो है वो सबसे बड़ा है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसमें भी 2 एलिमेंट्स है, तो हमें जो सबसे ज़्यादा नंबर में एलिमेंट है वो सिलेक्ट करना है। इन शॉर्ट, हमें केमिकल रिएक्शन में से सबसे बड़ा कंपाउंड और सबसे बड़े कंपाउंड में सबसे बड़ा एलिमेंट जिसके नंबर ज़्यादा है वो सिलेक्ट करना है। तो ये सिनारियो में है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हर स्टेप्स को हम टैबुलर फॉर्म में ही लिखेंगे ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिले कि इसे करना कैसे है। सो हमें कुछ इस प्रकार लिखना है। नंबर ऑफ एटम्स, पहले रिएक्टेंट साइड में 1 है, आप वो केमिकल इक्वेशन को देख लीजिए। H2O में 1 ऑक्सीजन है तो 1, और प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 है तो 4 है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इनिशियल स्टेज है, इनिशियली ये है, और बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 4 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए ही हमने जो बॉक्सेस दिए थे अभी हमें उसकी मदद लेनी है। तो पहले हम देख लेते हैं। एक्चुअली जैसे H2O है, इसे हमें 4 करना है ऑक्सीजन को, तो हम O4 नहीं लिख सकते हैं। हमें जो भी लिखना है वो जो बॉक्स दिया है उसके सामने ही लिखना है। बॉक्स के अंदर हम कोई चेंज करते नहीं है। H2O4 नाम का कोई केमिकल कंपाउंड है ही नहीं। उसी प्रकार हम ऐसे ब्रैकेट देके भी H2O4 नहीं लिख सकते। ये प्लीज़ आप नोट कीजिए कि जो भी हमें लिखना है हमें वो बॉक्स के बाहर ही लिखना है। जैसे कि हम लाइक अ कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, जैसे मैथ्स में हम कोएफिशिएंट लगाते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट के सामने, उसी प्रकार लगाना है। तो ये H2O है ना, इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं बॉक्स के, हम बस इसके बाहर लिख सकते हैं। और हमने देखा कि हमें 4 टाइम्स लेना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 4 लिख लिया। तो सबसे बड़े कंपाउंड में सबसे बड़ा एलिमेंट सिलेक्ट किया और सबसे बड़े एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमने ये स्टेप्स लिया। इसके बाद हम कोई भी दूसरा एलिमेंट ले सकते हैं। अभी हमारे पास 2 एलिमेंट बचे, एक फेरस है और एक हाइड्रोजन है। तो क्योंकि हाइड्रोजन एक कंपाउंड में है, उसी लॉजिक के हिसाब से हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। ओके, वैसे फेरस भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हम हाइड्रोजन को सिलेक्ट करते हैं। सेम टेबुलर मेथड से हमें हाइड्रोजन को देखना है। अभी हमारे लिए जो रिसेंट केमिकल रिएक्शन हमने जो ली है उसको हमेशा कंसिडर करना है। सो हम इस रिएक्शन की मदद से नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने, देखो इन दोनों का हमेशा एक कंपाउंड में हाइड्रोजन के 2 एटम थे, अभी हमने उसे 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 इंटू 2 8। तो इन दोनों नंबर का हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। लाइक ये नंबर इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आपको यहाँ समझ लेना है इस स्टेप को। आई होप ये स्टेप आपने रजिस्टर कर लिए। सो 4 इंटू 2 8 है, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हमारे पास
2 है। सो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। डेफिनेटली हमें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट साइड में 4 टाइम्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने रिएक्टेंट साइड में जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया था इस डब्बे को, वैसे अभी प्रोडक्ट साइड में हमें इस डब्बे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह बन जाएंगी। फेरस वैसे का वैसे रखा हमने, 4H2 को वैसे का वैसे रखा, एरो को यहाँ पे लाया, Fe3O4 को वैसे रखा और H2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे H2 था तो 4 × 2 तो ये 8 हो गया और यहाँ पे भी 8। तो इस हिसाब से हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखा, हाइड्रोजन देखा। स्टेप्स वही है, टेबुलर फॉर्म में जाना है, देखना है कि कौन सा कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और वो करना है। ऑक्सीजन और फेरस के बाद अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद अब हम चलते हैं फेरस को। इसे पार्शियली बैलेंस इक्वेशन कहते हैं क्योंकि अभी तक ये फुल्ली बैलेंस नहीं, इंटर इमीडिएट स्टेट में है। तो चलिए फेरस पर चलते हैं। तो फेरस को भी हम उसी तरह टेबल में लिख लेते हैं। प्रीवियस रिएक्शन को आप देख लीजिए, Fe में 1 फेरस था और राइट हैंड साइड में Fe3O4, तो यहाँ पे 3 है तो 3 फेरस है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। डेफिनेटली हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वही हमने यहाँ पे किया है। सो अब हम ये फिर से फेरस का जो बॉक्स है उसके सामने 3 एज अ कोएफिशिएंट के रूप में लिखेंगे कुछ इस तरह। रेस्ट ऑफ द रिएक्शन हमने वैसे की वैसे ही लिखी है। तो इस तरह हमने पहले ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और फिर फेरस को बैलेंस्ड किया है। अभी हमें एक बार क्रॉस चेक करना है क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हुई है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन LHS इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन RHS। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ पे 3 फेरस है, यहाँ पे भी 3 फेरस है, सो फेरस बैलेंस है। यहाँ पे 4 × 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 × 2 8 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। इस प्रकार से हमारी पूरी के गिवन केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। इसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं क्योंकि हम पहले कोई एलिमेंट लेते हैं, उसको हीट करते हैं, ट्रायल करते हैं। कभी कभी ये सीक्वेंस ऊपर नीचे भी करना पड़ता है जो आखिरी के 2 एलिमेंट्स लिए, तो हीट एंड ट्रायल मेथड इसे कहते हैं। प्रैक्टिस के साथ हमें इन सब स्टेप्स की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अंत में आपको एक शॉर्टकट भी दूंगा जिसके ज़रिए आप इस सभी स्टेप्स को एकदम इजी, कम से कम स्टेप्स में कर सकेंगे और कम से कम समय में आंसर निकाल पाएंगे MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। स्टेप नंबर 7, जैसे कि हमने कन्वेंशंस में देखा था कि अगर हमें इन प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के स्टेट्स पता है कि क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वियस है, तो हम उसे उसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऊपर फेरस सॉलिड है तो सॉलिड लिखना है, H2O वेपर्स के फॉर्म में मिलते हैं गैस, तो हमें गैस लिख लेना है। फेरस Fe3O4 सॉलिड है तो सॉलिड लिख लिया। वैसे हाइड्रोजन गैस हम कलेक्ट करते हैं तो ये गैस है। इस प्रकार से टोटल 7 स्टेप्स है जिसकी मदद से हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सो एक बार हम इसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, राइट। सो टुडे वी टेक द न्यू एग्जांपल वेयर we have to see whether the given equation was balanced or not. So we first here there were 3 and here there were only 1. So just by looking at this step we came to know that it is unbalanced reaction. First step was to give the boxes so that we do not make any mistakes. We are not supposed to write inside of this box anything, only we can write only as this position which we have just studied. So the next step was similar to as of this. We have to just draw the table and register that which things are balanced and which things are unbalanced. Further we have seen that we take the largest compound
out of the chemical reaction, and from this largest compound, here we have ferrous 3 and oxygen 4, we take the largest element. So in this case oxygen is largest, so we just calculate the number of atom of oxygen. Here in reactant side it is 1, product side it is 4. We know that we need to multiply by it by 4. So we cannot do like this 4 or this 4. This is not valid. Anything, whatever we have to write before boxes like a coefficient. So we can write 4 here. So thus we have done it for oxygen. Now we go to the next element, that is hydrogen in this case. Okay, so hydrogen, we know that this gets always multiplied. Okay, in one molecule or one compound we have 2, so in 4 into 2 8. Here we have 8, but here we have only 2, so we need to multiply it by 4. Here we multiply it by 4 for this. In here we need to multiply this by 4, so this we multiply by 4. Rest of the reaction we write as it is from this part. Okay, so this is partial balanced equation because it is not 8 balanced. Next we go for ferrous. We repeat the same procedure, count the ferrous. Here it is 3, here 1, we need to multiply it by 3, so we give 3 here. Rest of the reaction from this we write as it is. Thus all the 3 elements are covered. We now count the number of 3 elements on both the side for both the things and check that whether our given chemical reaction is balanced or not. This is called as hit and trial method because we are just taking one element at a time. Finally, if we know the state, that is solid, liquid, gas or aqueous, we just mention it using the bracket. Only if we know it. This is not a compulsory step. Okay, so let us move ahead. As promised, I am now going to tell you a shortcut trick with the help of which you can balance a given chemical equation. So consider this. First, ये पहली equation consider करते हैं कि अपनी same ferrous H2O gives Fe3O4 plus H2O. सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी को जैसे हम बॉक्स करके कुछ करते हैं तो हम क्या करेंगे, इनको कोएफिशिएंट दे देंगे लाइक दिस. इसको A दे दिया, इसको B, इसको C, इसको D. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ओके हम इक्वेट कर देंगे एलिमेंट वाइज. तो जैसे यहाँ पे फेरस है, फेरस के लिए A है, यहाँ पे फेरस के लिए C और 3C है. एक्चुअली इन दोनों का हमेशा मल्टीप्लाई होता है जैसे हमने अभी पढ़ा. सो 3C है तो A और 3C को हम इक्वेट कर देंगे, A इक्वल टू 3C. नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के लिए B इंटू 2, सो B2 है. यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए D2 है, सो 2 टाइम्स B 2 टाइम्स D इक्वेट कर देंगे कुछ इस प्रकार. नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है तो यहाँ पे B, ऑक्सीजन का B इंटू 1 मतलब B है सिर्फ, और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए C और ये 4C है तो B इक्वल टू 4C हम इक्वेट कर लेंगे. ठीक है, फिर वैसे ही हम बिगेस्ट मॉलिक्यूल देखेंगे. यहाँ पे बिगेस्ट मॉलिक्यूल Fe3O4 है और इसका जो भी कोएफिशिएंट है C, इसको हम 1 अज्यूम कर लेंगे. तो ये नेक्स्ट स्टेप्स है. पहले हमने इक्वेट कर लिया ABCD को, ठीक है, एलिमेंट वाइज. बिगेस्ट मॉलिक्यूल कौन सा होता है, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 3 + 4 7, यहाँ पे 2 + 1 3 है, ये 7, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, देख के भी पता चलता. इसका जो कोएफिशिएंट है C, उसको हम 1 कर देंगे. अगर C 1 हो गया तो इस इक्वेशन से हमें बाकी A, B और D मिल जाएंगे. तो A 3 इंटू C, तो A हो गया 3, B इक्वल टू D और B इक्वल टू 4C, तो B की वैल्यू होगी 4, और फिर B इक्वल टू D है तो जितना B है उतना ही D रहेगा 4. तो C की वैल्यू अज्यूम करने के बाद हमें A की, B की और D की वैल्यू मिल गई जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और इस तरह से हमारा बैलेंस्ड हो गया केमिकल रिएक्शन. आप चेक कर सकते हैं 3 फेरस 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 4. तो ये शॉर्टकट पाथ है जो हमें यूज़ करना है. 2 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाता है रफ में. हम और एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं और सेम स्टेप्स अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारी शॉर्टकट टेक्निक यहाँ काम करती है कि नहीं. सो ये ग्लूकोज से रिलेटेड है. आपने ये रिएक्शन देखी भी होंगी बायोलॉजी में. ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट
बनती है, डाइजेशन से रिलेटेड ये प्रोसेस है। तो हम फिर से ए बी सी डी यहाँ पे लगा लेते हैं कोएफिशिएंट। ओके, ए बी सी डी, पहला एलिमेंट है यहाँ पे कार्बन, तो 6 इंटू सी, ठीक है। और कई कार्बन है क्या? नहीं। यहाँ पे कार्बन 6 इंटू ए, 6 से हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 इंटू सी, तो 6 से सॉरी सी, सिर्फ सी है, ऑक्सीजन का है, कार्बन के लिए सिर्फ सी है, तो 6 है और सी। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, सो ए इंटू 12, 12 है, और कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं। और यहाँ पे 2 इंटू डी, ठीक है, 2 इंटू डी, सो 12 ए इक्वल टू D2, सो इस तरह से ये आ गया। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को आप प्रॉपरली देखिए, ऑक्सीजन दो जगह है, ठीक है। पहली जगह 6 इंटू ए है, फिर बीच में प्लस है, दूसरी जगह B इंटू 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 6A प्लस B2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन दो जगह है, तो यहाँ पे होगा जाएगा C इंटू 2, 2C, और यहाँ पे हो जाएगा D। तो इस हिसाब से इक्वेशन बनेगा 6A 2 प्लस प्लस 2B, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे फिर से 2C और यहाँ पे D, ठीक है। ये O है, 0 नहीं D। तो इस हिसाब से इक्वेशन बनेगा। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आएंगी। इसमें अभी हमें हो गए कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों एलिमेंट के बारे में हमने लिख लिया। अभी हमें वही बिगेस्ट मॉलिक्यूल फाइंड करना है। बिगेस्ट मॉलिक्यूल डेफिनेटली यहाँ पे ये है, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो A है, तो A को हमने 1 कर लिया। जैसे ही A को 1 कर लिया तो C हो जाएगा 6, ओके, इस इक्वेशन से। उसी प्रकार D हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 6, और इस इक्वेशन में आप A की वैल्यू और C की और D की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको B की वैल्यू मिल जाएंगी 6। तो इस हिसाब से A को अगर 1 अज्यूम कर लिया तो C, D और B की वैल्यू मिल जाती, जो कि हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 6 कार्बन यहाँ पे, 6 कार्बन यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 इंटू 12 हाइड्रोजन यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, 6 इंटू 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो टोटल 18 ऑक्सीजन। तो दोनों साइड में इस प्रकार से बैलेंस हो गया। ओके, सो आज हमने बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन को सीखा है। आई होप आपको सभी 7 स्टेप्स रजिस्टर्ड हुई होंगी, और ये शॉर्टकट मेथड भी आपको पता चल गया होगा, जिससे सिंपल से सिंपल रिएक्शन हो या कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो, उसे हम 2 स्टेप्स में विद प्रैक्टिस विद इन मिनट और 2 हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहीं पे हम रुकते हैं। आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।